नाजरीन आदाब, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन, आपके दरमियान रास्त। नाजरीन, कोरोना के इस दौर में न सिर्फ आम जिंदगी तबाह हुई, मईशत को बर्बाद कर दिया गया, बल्कि तालीम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हजारों बेरोजगार हुए, ज्यादातर कारोबार खत्म हो गए या फिर बर्बादी के कगार पे हैं। अब जबकि मुल्क भर में कोरोना ज़ाब्ते धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तालीमी इदारों में रौनकें बढ़ने लगी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन की तरफ जो है तलबा मुंतकिल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी में रौनकें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त तलबा और सरपरस्तों को सबसे ज़्यादा अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, मौक़े की तलाश में हर कोई सरगर्दा है। हर किसी को डेवलपमेंट की फिक्र है, लेकिन रास्ते नहीं पता, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, किस तरह ज़िंदगी की इस डगर को कामयाब बनाना है। इसलिए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने, आपकी जॉब की मुश्किलात को दूर करने और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के मौके तलाश करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से मुल्क और बैरून ममालिक के माहिरीन आपके दरमियान तशरीफ़ लाते हैं, मायूसी को उम्मीद में बदलते हैं, साथ ही आपके मसाइल का जो है खूबसूरत हल देते हैं। आज के हेलो करियर में हमारे साथ मेहमान खुसूसी होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब। संजय जी, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाज़रीन, एक बात आपको बताता चलूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800889215 पर, साथ ही 99899974 पर, और ये नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। और बराए मेहरबानी कॉल के दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा जो है बंद रखें या फिर म्यूट कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक आसानी से पहुंच सके। संजय जी, मैं चाहूँगा कि जो नाजरीन का क्वेश्चन है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अभी हाल फिलहाल में तालीम गाहें, इंस्टीट्यूट खुले हैं, बच्चे फिर से जो है कमर कस रहे हैं, इंस्टीट्यूट का रुख कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें छूट गई हैं इंटरनेट की सहूलत नहीं होने की वजह से या दूसरी दिक्कतों की वजह से। ऐसे में बच्चे अपना सिलेबस कैसे कवर करें और ये जो नुकसान हुआ है 2.5-3 साल के दरमियान, उसे कैसे पूरा करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आमिर आपने। देखिए, ये कुछ कहते हैं कि जिंदगी जो है अनिश्चितताओं का खेल है। यदि जिंदगी निश्चित हो जाए तो उसको जिंदगी नहीं कहा जाएगा। तो किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह कोरोना आ जाएगा और इस तरह लॉकडाउन लग जाएगा, जिससे सिर्फ ना बिजनेस में प्रभाव पड़ा है बल्कि शिक्षा में भी प्रभाव पड़ा है, तालीम में भी प्रभाव पड़ा है। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेबस एक तरह से छूट गया, जैसे कि आपने बोला। लेकिन कहते हैं कि तब भी हम ऑनलाइन में पढ़ाई करते रहे हैं, अब ऑफलाइन प्रारंभ हुआ है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहें, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिस तरह से ऑफलाइन मोड में होता है उस तरह ऑनलाइन में नहीं होता है। तो जो बच गया है वो अभी जो है सभी यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेस जो है ऑफलाइन मोड में पूरा करेंगे और करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाए। जी आमिर जी, ये जो लत लग गई है ख़ास तौर पे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑफलाइन मोड की तरफ वो मूव नहीं करना चाहते, उधर का रुख नहीं करना चाहते। बहुत सारी ऐसी शिकायतें देखने को मिली कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज वापस नहीं जाना चाहते, और ऐसे में सरपरस्त जो है उनके वो काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन होंगी आपकी तरफ से? आमिर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, यदि किसी चीज का उपयोग ना किया जाए तो कहते हैं कि शरीर में भी जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। शरीर भी में यदि आप सक्रिय नहीं रखें तो आपके घुटने और शरीर जो है कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है या आप निष्क्रिय होते चले जाते हैं। यही कुछ हुआ हम सब बच्चों के साथ जो स्कूल और कॉलेज जा रहे थे। 2 साल में वो सिर्फ घर में रह करके जो एक तरह से उनका फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए थे, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट कहें या फिजिकल डेवलपमेंट वो तभी आता है जब शरीर सक्रिय रहता है। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक होते गए, सुस्त पड़ते गए। तो अब उनको ये जिंदगी आसान लगने लगी है। लेकिन एक बार धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि पहले छोटे छोटे स्टेप आप बढ़ाते चले जाएं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, जैसे ही आप एकदम से बढ़ते चले जाएंगे, अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो वो समय आएगा कि आप फिर से पुराने उसी रूट पे चलने लगेंगे, उसी ढर्रे पे चलने लगेंगे। और ये एक तरह से जो घर में बैठकर पढ़ने की जो आदत बन गई थी वो भी आपको कहीं ना कहीं छूट जाएगी। क्योंकि मैं भी एक प्राध्यापक हूं और मैं देखता रहा कि जो एक तरह से ऑफलाइन मोड में पढ़ाने का मजा है और जो तरह से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं
वो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, कई दूसरे अन्य कारणों की वजह से कैमरे के सामने आने से भी झिझकते थे, और कई लोगों का नेटवर्क ना होने की वजह से वो एक तरह से ना तो उनकी आवाज आती थी, ना हम पिक्चर या पीपीटी जो दिखा सकते थे वो नहीं दिखा सकते थे। तो वो प्रभाव इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता जो एक ऑफलाइन क्लास में होता है, जहां हम फेस टू फेस एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया चालू होगी, फिर हम उसी डर्रे पे आ जाएंगे। जी आमिर, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, और यकीनन उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लेकिन मैं एक नाजरीन से एक और बार आपको दोहराता हुआ चलूं कि जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, या फिर आपको रोज़गार के मौक़े आप तलाश कर रहे हैं, या फिर आप सरपरस्त हैं। अगर आप अपने बच्चे के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ख़ासतौर पे मैं एक बार दोहराता हुआ चलूँ, 1800889156 या फिर 9989974324 पर, इस नंबर पे आप कॉल करिए और आपके सभी सवालों का जवाब, चाहे वो आपके रोज़गार के मुतालिक हो, चाहे वो आपके तालीम के मुतालिक हो, हमारे जो करियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से जो हमारे माहिर हमारे दरमियान मौजूद हैं संजय सिंह बघेल साहब, वो आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाएंगे और आपके सवाल का बखूबी जवाब देंगे। संजय जी, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं पूछना चाहता था कि अभी यूपीएससी मेन के रिज़ल्ट सामने आए हैं, ख़ास तौर पे अभी आपने देखा होगा कि साथ ही उसका ऐलान भी हुआ कि 5 अप्रैल को जो है इंटरव्यू है। ऐसे में जो कामयाब हुए हैं तलबा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और वो उनके लिए अभी जो इंटरव्यू है मेन, क्योंकि यूपीएससी मेंस में कामयाब हो जाना ही कामयाबी नहीं है, जो ख़ास करके इंटरव्यू में एक बड़ी तादाद है जो तलबा छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इस लास्ट और आखिरी स्टेज के लिए बच्चे कैसे तैयारी करें? बहुत अच्छा सवाल किया है, और एकदम मौजूद जिस तरह से अभी इसका आने वाले दिनों में इंटरव्यू होने वाला है, उससे पूरी तरह से प्रासंगिक भी है कि देखिए, पूरा यूपीएससी का जो टेस्ट होता है 3 चरणों में होता है, मैं बताना चाहूँगा। तो पहला चरण होता है इंफॉर्मेटिव राउंड, जिसको हम प्रिलिमिनरी राउंड कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे 7 लाख मान लीजिए बैठते हैं, और उसमें से मुश्किल से 5 से 10 हज़ार सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। तो पहला चरण वहीं पे होता है, तो वो सूचनात्मक ज्ञान टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस जो एग्जाम होता है वो इंफॉर्मेटिव ना होकर के एनालिटिकल होता है, व्याख्यात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है, जहां आपको हर एक चीज का अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जवाब देना होता है। जी जी। तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू में। मेंस में यदि आप देखें तो पुराना जो पैटर्न चल रहा है, मुझे लगता है सीसेट 2011 से आया है, तो 7 पेपर होते हैं मेंस में, और 2 होते हैं एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क वाले जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जी हाँ। इंग्लिश, और यदि आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तमिल लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, तो एक क्वालिफाइंग मार्क होते हैं कि 100 में 25% आपको पाना है। राइट। तो ये जो 7 पेपर होते हैं मेंस में, ये बहुत प्रभाव डालते हैं आपके इंटरव्यू में। और इसमें यदि आप 1000 के आसपास नंबर ला लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ। जहां तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू एकदम आखिरी राउंड होता है। इसमें जो है एक तरह से आपने जो मेंस में लिखा है, आपकी जो डिग्री है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, उसका टेस्ट होता है। और वो टेस्ट हम कहें कि सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टेस्ट नहीं होता, पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं होता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे नंबर ला लिए, लेकिन जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आप अपने बारे में बताइए। आप मान लीजिए कि कहीं पर एक जिले में आप एज आईएएस पोस्टेड हो जाते हैं, कलेक्टर आपको पोस्ट किया जाता है, और करप्शन की समस्या है, कैसे दूर करेंगे। तो इस तरह से आपका साइको एनालिसिस टेस्ट भी होता है इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये इस तरह के सवाल के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और ये कोई एक दिन में नहीं आता। जी हाँ। ये आपके आदत की हिस्सा होता है, आपके जीवन शैली का हिस्सा होता है, आपने किस तरह से लाइफ स्टाइल रही, आपकी क्या एटीट्यूड्स रहा जीवन के प्रति, क्या दूसरों को प्रति रवैया है, आप कैसे उसको रिस्पांस करते हैं, कितने सहज ढंग से किसी समस्या को आप सॉल्व करते हैं। बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, हमारे दरमियान एक कॉलर मौजूद हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो जी।
हेलो। बराए मेहरबानी आप टीवी की आवाज़ कम कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक आसानी से नहीं पहुंच रही है। हेलो, जी, नाम बताइए अपना। मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी अब्दुल कयूम साहब, पूछें। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरी बेटी है, वो एमपीए का उसका लास्ट सेमेस्टर है, तो मुझे जरा बताइए उसके लिए ये एमपीए में फ्यूचर कैसा है उसका, और वो आगे उसके लिए क्या बेहतर रहेगा। जिसके बारे में आपने पूछा वो क्या कर रही हैं अभी? अभी वो एमपीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसका लास्ट सेमेस्टर अभी है, थोड़ी दिनों बाद, जो पोस्टपोन हुआ था कोविड की वजह से। ओके। ग्रेजुएशन में आयुब साहब लास्ट सेमेस्टर है? जी जी, लास्ट सेमेस्टर है ग्रेजुएशन का ना? जी हाँ, ग्रेजुएशन में लास्ट। मास्टर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। जी, तो आयुब साहब मैं बताना चाहूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पब्लिक पॉलिसी से सीधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनके ख्वाब क्या है, उनके सपने क्या हैं आपकी बेटी का, कि वो क्या बनना चाहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चा ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लेता है कि हमें ये काम करना है, आगे जाके यही करना है, तो वो मुझे लगता है ज्यादा आसान हो जाता है रास्ता। लेकिन यदि आपने एमएड कर लिया, ये एमए कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे लगता है इसमें दो तरह के करियर ऑप्शन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो एमए करने के बाद यदि आपके पास ऑप्शन खुलता है कि जो ऑल ओवर इंडिया का एक यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसको परीक्षा का पास करें और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं कहीं भी पढ़ाने के लिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए। यदि ये नहीं करना है तो पीएचडी का एक सीयू सेट करके जो एग्जाम होता है, तो वो करके आप हायर स्टडी फर्दर कर सकते हैं। तो वहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं रिसर्च में जाकर के, क्योंकि इसमें पब्लिक पॉलिसी पे ना सिर्फ सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप उस पे ही जा सकते हैं पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में जाकर के। और नहीं तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी, जैसे अभी मैं यूपीएससी का बता रहा था, जी जी। तो अभी भी देर नहीं है, क्योंकि एमए करते से करते बच्चा मैक्सिमम 21 से 22 साल होता है और 30 साल हमें मिलते हैं, तो एक साल का एग्जाम होता है। इसीलिए हर साल यूपीएससी एक साल में एग्जाम लेती है। एक साल मेहनत अच्छे से करेंगे, सही गाइडेंस और सही कोई करियर काउंसलिंग या मेंटोर के जानकारी के माध्यम से, तो मुझे लगा यूपीएससी जैसे एग्जाम भी आपके निकाले जा सकते हैं। जी आयुब साहब, मुझे लगता है नाज़रीन, अगर एक बार फिर से मैं दोहराता हुआ चलूं, अगर आपको किसी भी तरह के मसाइल का सामना है, आपकी पढ़ाई से मुतालिक, आपकी जॉब से मुतालिक, या जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, वो आप हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में। आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं करियर एक्सपर्ट डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज आपके सभी क्वेरी का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर संजय साहब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, यूपीएससी की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो है दौर हो रहा था, उसके बारे में बात कर रहे थे आप। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं और उसमें वो उलझ जाते हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर अगर किसी से कोई पूछता भी है तो वो सोशल स्टडीज़ के बारे में बढ़ाते हैं और बच्चे फिर सोशल स्टडीज़ में इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनसे। तो ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आमिर साहब आपने, और मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है किसी भी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है छात्र उसके लिए। क्योंकि बच्चे क्या है कि बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में क्या है, वो 200 किताबें तो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सभी उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि इतनी सारी सामग्री कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 200 किताबों को एक एक बार पढ़ें, उससे बेहतर है, मैं सबको सलाह देना चाहूँगा उन सभी बच्चों को, कि आप सिर्फ मात्र 12 किताब पढ़िए, लेकिन 200 बार पढ़िए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए,
क्योंकि बच्चे बहुत सारी सामग्री कलेक्ट कर लेते हैं और उसी में कई बार वो अपने से नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए कई बार एक अच्छे करियर गाइडेंस की या काउंसलर की जरूरत होती है कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। तो हम सब बच्चों को सलाह देना चाहेंगे, किसी भी एग्जाम का सबसे बड़ा सूत्र वाक्य होता है कि आप पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न रहा है उसका, वो जानने की जरूर कोशिश करें। तो यूपीएससी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 10 ईयर के कम से कम बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, 10 ईयर जो आता है उसको जरूर देखें। तो उससे एक पता चलता है कि जनरल स्टडीज में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सी सेट में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि प्रीलिम्स का जो टेस्ट होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये 2 तरह का पेपर होता है, एक होता है जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का होता है और इसी तरह सी सेट का होता है जो 200 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे सब बच्चों को हम करना चाहेंगे 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी जो 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो एक तरह से जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ साथ जो आपका पसंदीदा पेपर है, चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर ले लें या कि हिंदी में यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर ले लें या हिंदुस्तान ले लें, तो एक रेगुलर कम से कम साल भर से पढ़ेंगे तो जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं उससे अपडेट होते रहेंगे। लेकिन उन बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रीलिम्स के साथ साथ हमेशा मेंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कई बार होता है कि एक बार प्रीलिम्स से निकल जाए फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो वो पेपर जब पढ़ें तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो एडिटोरियल जरूर पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपको लिखने की शैली पता चल जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी जो असली परीक्षा होने वाली है वो आप कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन बहुत बड़े नॉलेज को आप कैसे से छोटे से स्पेस में कम शब्दों में अच्छे से व्याख्यायित कर सकते हैं, ये मेंस की सबसे बड़ी कला होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी परीक्षा पास करना एक कला है। तो इस तरह से आप यदि तैयारी करते हैं कि पहले आपका प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेंस में अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि मेंस में 7 पेपर होंगे, 2 होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज का पेपर, फिर इंटरव्यू में जाकर के आप किसी तरह जो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो। ये सर मैं अजहान बोल रहा हूँ। किन से बात हो रही है हमारी? फिर से तेज आवाज में अपना नाम बताएं। सर मैं अजहान बोल रहा हूँ। अजहान बोल रहे हैं जी, पूछिए अपने सवाल। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जी, तो सर इसका इंडिया के अलावा गल्फ कंट्री में क्या क्या प्लेसमेंट है सर, बता दो। ओके, ये मेरे ख्याल से सवाल आप तक पहुंच गई है, जवाब दें। जी 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 आमिर साहब मैंने सुन लिया जी। आजाद साहब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं आप, और मैं गल्फ में स्वयं 3 साल रहा हूं और पढ़ाया हूं, तो मैं गल्फ के जीसीसी जो कंट्रीज हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ये जो कुवैत है, यहाँ का मैं माहौल बता सकता हूँ। और वहां यदि आप देखेंगे तो 30 to 40% जो है इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं ओवरऑल जो एक्सपैक्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनमें से भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। और वहां इस तरह की जो जॉब है बहुत ज्यादा है, क्योंकि गल्फ में यदि आप देखेंगे कि जो वहां के प्रोफेशनल जॉब है, ट्रेडिशनल जॉब है, वहीं के लोगों को मिल रहा है। लेकिन इस तरह की जो काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कारपेंटरी का और आईटीआईसी रिलेटेड, रोड कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ये बाहर के लोग मैक्सिमम करते हैं। तो वहां बहुत सारे स्कोप है। और मुझे लगता है यदि आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी या तो यूएई जाइए या कुवैत या कतर जाइए तो यहाँ दहरम में पैसा मिलता है। यदि ओमान और बहरीन में जाएंगे तो रियाल में मिलता है वहां पे पैसा, तो रियाल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसी तरह कुवैत की दहरम की बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है एवरेज सैलरी भी यदि आप वहां से स्टार्ट करते हैं तो 30 से 40 हजार भारतीय रुपए में, इससे कम में नहीं हो सकता है। तो आप किसी अच्छे स्पॉन्सरर के थ्रू जाइए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बदमाशी भी ज्यादा है। तो ये सोच समझ कर यदि कोई है वहां पे आपका, तो उसके माध्यम से आप जाएं तो मुझे लगता है अच्छा स्कोप है वहां काम करने की। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बाहर जाना है तो सोच समझ के जाएं, वरना फिर मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में जो है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें।
साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाहर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि फ़िलहाल जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, जो आप गेन कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, टेक्निकल नॉलेज ख़ास तौर पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं या फिर दीगर जो है किसी भी कोर्स में है तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज हासिल करें। आज के प्रोग्राम में और भी ढेर सारी बातें करते हैं हम, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका, आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम चाहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते इसी टाइम पे न्यूज़ 18 उर्दू पर। आदाब।